हेलो एवरीवन, क्लास 11 विषय हिंदी आरबीएसई एंड सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 17। ठीक है, 16 चैप्टर आपके सिलेबस से डिडक्ट है सीबीएसई वालों का। ओके, और 17 चैप्टर है गज़ल। ठीक है, दुष्यंत कुमार की। सबसे पहले कवि परिचय। सन 1933 में राजपुर नवादा गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विश्वव्यापी, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनका उपन्यास। ठीक है, और सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही इनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों के लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विश्वव्यापी शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। ठीक है, ये जो गज़ल है वो उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। ठीक है, गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया गया। देखिए, यहाँ कोई शीर्षक पाठ का नहीं दिया गया, सिर्फ यही लिखा गया गज़ल। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर तक तुक का निर्वाह और अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मन स्थिति में लिखी जान पड़ती है। राजनीतिक और समाज में जो कुछ चल रहा है, ठीक है, राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब ये गज़ल देखिए बेटा। गज़ल है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ठीक है, देखिए हार्ड वर्ड देखिए। तय मीन्स निश्चित। ठीक है, नेक्स्ट चिरागा चिराग दीपक, मैसर उपलब्ध, दरखत पेड़, साए छाया। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए।
निश्चित, चिरागा, चिराग, दीपक, मैसर, उपलब्ध, दरखत, पेड़, साए, छाया। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। देखिए इसका प्रसंग पहले सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल नामक कविता से लिया गया है। ठीक है, इसमें समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न है। कवि समाज की कुव्यवस्था पर दुख प्रकट करता हुआ कहता है। कवि इसमें समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया गया है और कवि समाज की कुव्यवस्था पर दुख प्रकट करते हुए कह रहा है। कवि दुष्यंत क्या कह रहे हैं, देखिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कवि कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में हमने सपना लिया था, हमने सोचा था, हमारा ये सपना था कि जब हमारा भारत देश स्वतंत्र होगा तो कैसा होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत में हमने सपना लिया था, अब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। हमने ये सोचा था कि स्वतंत्र भारत में हमने ये सपना लिया था, हमारा ये सपना था कि हर एक घर में क्या है, दीपकों की माला जलेगी। अर्थात यहाँ दीपकों की माला जलने से तात्पर्य है कि सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, सभी का जीवन अच्छा चलेगा, सभी प्रसन्न रहेंगे, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु हुआ इसके विपरीत। कहाँ चिराग मस्यर नहीं शहर के लिए, लेकिन हुआ इसके विपरीत। अब तो पूरे शहर के लिए चिराग तो क्या, एक दीपक भी नहीं जलाया जा सकता। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ नहीं। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अब तो दीपों की माला की जगह एक दिया भी नहीं जलाया जा सकता। अर्थात हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो देखिए कवि क्या बता रहा है कि कवि ने सबका सपना था कि जब भारत स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र भारत में कवि कह रहे हैं कि हमने सपना लिया था कि अब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी। ठीक है, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, किसी के जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुखी नहीं होगा। ठीक है, किंतु हुआ इसके विपरीत। अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सकता। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अर्थात चारों ओर अब तो अंधेरा ही अंधेरा है, सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा। तो कवि क्या है, बहुत ज़्यादा निराश हो रहा है। ठीक है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि कहता है कि यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं कि जिनकी छाया में छाँव मिलने की बजाय धूप। दरख्त पेड़, कवि कह रहे हैं यहाँ तो पेड़ों की नीचे खड़े होने पर छाया मिलने के बजाय धूप ही लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ का शासन ऐसा है कि उनके आश्रय में रहकर कोई सुख चैन नहीं, बल्कि कष्ट ही कष्ट है। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि क्या कह रहा है, आज़ादी के बाद
नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया। अब तो यह मन करता है कि ये देश छोड़कर कहीं और चले जाएं हमेशा के लिए। दोबारा देखिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें या और उम्र भर के लिए। कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं, दरख्त पेड़, कि जिन पेड़ों के नीचे आप खड़े होकर छाया लेना चाहेंगे, छाया के बजाय उन पेड़ों के नीचे भी अब धूप ही लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की शासन व्यवस्था और शासन ऐसे हैं, ठीक है, शासन व्यवस्था और शासन ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई सुख नहीं मिलता, बल्कि कष्ट ही कष्ट, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, दुख ही दुख है। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि क्या कह रहा है? अब तो ऐसा मन करता है कि उम्र भर के लिए इस देश को ही छोड़कर चले जाना चाहिए। समझ आ गया बेटा ये दोनों पद? तो इसके विशेष में क्या आएगा? कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रामाणिक वर्णन किया है, ठीक है। वह स्वतंत्रता पश्चात की निराशा और आम आदमी के दुख को व्यक्त करने में सफल है। चिराग और दरख्त आशा और सुव्यवस्था के सशक्त प्रतीक है, ठीक है। समझ आ गया बेटा? कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो देखिए, कवि ने सोचा था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो हमारा ये सपना था कि पूरे शहर में दीपों की माला जगमगाएगी, अर्थात पूरे शहर में ढेरों खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सभी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, और अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सकता, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ पेड़ों की नीचे भी छाया के बजाय धूप ही लगती है, अर्थात यहाँ की जो शासन व्यवस्था और शासन है वो ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर किसी को कोई सुख चैन सुख सुविधाएं नहीं मिली, बल्कि आज़ादी के बाद भी नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया। तो कवि दुष्यंत जी अपनी इस गज़ल के माध्यम से क्या कह रहे हैं? चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, कि अब उम्र भर के लिए ही हमें ये देश को छोड़ देना चाहिए। ना हो कमीज तो पाँवों से, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। देखिए कवि क्या कह रहे हैं? हार्ड वर्ड देखिए, मुनासिब, योग्य या अनुकूल, हसीन नज़ारा, सुहावना दृश्य, ठीक है। खुदा भगवान, कमीज शर्ट पहनने वाली बुशर्ट, ठीक है। कवि क्या कह रहा है? ढक ढकना। देखिए कवि इसमें क्या कह रहा है? ना हो कमीज तो, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि दुष्यंत ने प्राय व्यवस्था के विरोध में क्रांति की आवाज़ बुलंद की है। इस कविता में उन्होंने दबे कुचले भारतीयों की संतोषी वृत्ति और उदासीनता पर प्रकाश डाला है कि भारत के वो लोग जो बेचारे चुपचाप सब कुछ सहन करते हैं, उन दबे कुचले भारतीयों की संतोषी वृत्ति और उदासीनता पर प्रकाश डाला है कि भारत के वो लोग जो हर तरह के अन्याय को सहन करते रहते हैं, ठीक है, और उनकी संतोषी वृत्ति
और उनकी उदासीनता पर प्रकाश डाला है। कवि दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं? भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। इतने दीनहीन हैं, इतने संतोषी हैं कि कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। कवि क्या कह रहे हैं? उन्हें पहनने के लिए अगर कमीज न मिले तो अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, ठीक है, बल्कि अपने पाँवों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। अर्थात खुद हर स्थिति में खुद अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, बल्कि विरोध नहीं करते, ठीक है। अपने अधिकारों के लिए कोई संघर्ष नहीं करते, बल्कि अगर देखिए, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। अगर कमीज नहीं है तो वो अपने पैरों को सिकोड़कर अपने पेट को ढकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कह रहे हैं कि उनके विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। ये लोग कितने मुनासिब अनुकूल हैं, योग्य हैं उन शासकों के लिए कि जो कुछ भी उनको कुछ नहीं कहते। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। देखिए कवि क्या कह रहे हैं? कवि उन भारतवासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों के विरुद्ध भी कोई आवाज़ नहीं उठाते, कोई संघर्ष नहीं करते, बल्कि चुपचाप सब कुछ सहन करते हैं और अपने अनुसार ही जितना उनसे हो सकता है वो उस कार्य को सफल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। कवि कह रहे हैं कि भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वो कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते, ठीक है। अगर उन्हें पहनने के लिए कमीज नहीं मिली तो वो अपने पाँवों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए कोई, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अर्थात देश के शासकों के लिए ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे उदासीन संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इन्हीं के कारण वो अपनी शासन सत्ता को आराम से चलाते हैं, ठीक है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ये भारतीय जन खुद को भी इसलिए मानते हैं कि ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं, ठीक है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। देखिए ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं, ठीक है, ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, ठीक है। यह उनके सपनों का संसार है, उनका खुद पर रंच भर भी विश्वास नहीं। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। देखिए ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने का कोई हसीन मनमोहक नज़ारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, ठीक है। यह उनके सपनों का संसार है, उनका खुदा पर रंच भर भी विश्वास नहीं है, ठीक है बेटा। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब इसके विशेष देखिए, उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। ये तो आप बेटा आप हर
पद में इसके विशेष में आप लिख सकते हैं छोटे छोटे स्वाभाविक शब्दों का स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आज बेटा मैंने आपको ये 4 पद समझा दिए हैं। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ना, समझना। कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना। डेली की वीडियो आप डेली सुनो, समझो, हार्ड वर्ड लर्न कर लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करो। ओके, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू।